हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बीपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अपकमिंग बीपीएससी मेंस आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बनाएं और इस पे आप काम करें। ठीक है, ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमने 360 डिग्री को कवर करने का कोशिश किया है। अगर इसके अलावा अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला आपके पास जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, या जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे आपके ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपका कवर हो जाएगा। यूनिवर्सल सिविल कोड में हमने 360 डिग्री से इसको पूरा एनालिसिस किया है, और जो भी होगा आप इसको कवर कर सकते हैं। और भी इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो उससे कवर कर सकते हैं। ये जो आंसर हमने नीचे दिया है तो सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इससे और भी क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अभी बहुत न्यूज़ में थे। ठीक है, और सब लोग जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं वो लोग को भी पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड टू हैव अ सेम पर्सनल लॉज टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन्स। पर्सनल लॉ क्या होता है? जैसे आपके पास अ, जैसे डाइवोर्स हो गया है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज में राइट हो गया, ये सब जो राइट होती है तो ये इसको पर्सनल लॉ होता है। दो तरह का लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है, एक होता है क्रिमिनल लॉ होता है। तो क्रिमिनल लॉ तो सारे के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, सारे सबके लिए सेम होता है। बट यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, ये सिविल लॉ जो होते हैं ये रिलीजन बाय रिलीजन वेरी करते रहते हैं। जैसे अगर हिंदू की बात करें, हिंदू हिंदू तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ठीक है, 1956 है। उसके रिगार्डिंग हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज्म रिलेटेड जो रिलीजन्स है उनके ये सारे कंसर्न को ये टैकल करता है। मुस्लिम का है, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ठीक है, जो मुस्लिम गवर्न बाय मुस्लिम लॉ जो है उससे होता है। ठीक है, उसके बाद में इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो क्रिश्चियंस के लिए है, क्रिश्चियंस, पारसी एंड ज्यूज के लिए है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है जो जो क्रिश्चियंस, ठीक है, उसके बाद में पारसीज एंड ज्यूस के लिए ये लॉ गवर्न करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जो मतलब कि इंटरफेथ मैरिज होता है को रजिस्ट्रेशंस को मैरिज ऑफिसर के सामने रजिस्टर किया जाता है। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है जो मतलब इंटरफेथ जो रिलीजन्स होते हैं ना उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसको गवर्न करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे रिलीजन का अलग अलग लॉ है। बट आप यहाँ पे क्रिमिनल लॉ देखेंगे तो ये क्रिमिनल क्या होगा, सबके लिए सेम होता है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। तो उसी रिलेटेड पे ये क्वेश्चंस आपके पास आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हमने क्या डिस्कस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल, लीगल एस्पेक्ट। क्या करना है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, इसका प्रोविजन क्या है, सोशल क्या है और लीगल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बेनिफिट, एडवांटेज और चैलेंजेस क्या है। और आपको वे फॉरवर्ड बोलना है कि अब इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड कैसे है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं। इंट्रो जो पॉइंट होता है, इंट्रो है तो इंट्रो में देखिए, यूनिफॉर्म यूसीसी प्रपोज अ सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉ गवर्निंग मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरेंट, जो एडोप्टेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ जब आ जाएंगे तो सिंगल लॉ हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई मतलब कि ऑल सिटीजन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे आप हिंदूज है, मुस्लिम है, ज्यूइस है, क्रिश्चियनिज्म है, ठीक है, क्रिश्चियंस है, जो भी है सबका गवर्न करने के लिए एक ही लॉ अप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया में। ठीक है, इट एम टू इंश्योर द इक्वालिटी नेशनल्स इंटीग्रेशंस। क्योंकि देखिए इक्वलिटी कब होगा, कोई भी रिलीजन हो सबका इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होगा, या जो प्रोसेस होगा जैसे मैरिज का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सब चीज़ का सेम हो जाएगा सबके लिए। हाँ,
जनरल जस्टिस, जनरल फेल मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई रिलीजन में ज़्यादा जनरल को राइट है, किसी में कम है, तो वो क्या है जनरल डिस्क्रिमिनेशंस को भी ख़त्म कर देगा। और ये जो यूसीसी के जो बात चल रहा है, तो इसके लिए प्रोविज़न कहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 जो है, दे टॉक अबाउट द डीपीएसपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस एडवोकेट द यूसीसी। तो यूसीसी के एडवोकेट करते हैं, ठीक है। हाउएवर द इम्प्लीकेशंस रिमेन सब्जेक्ट टू डिबेट्स ड्यू टू द रिलीजियस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज। जो ये प्रोविजंस है तो वो क्या हुआ, डिबेटेबल है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, है ना। तो ये सब क्योंकि सब रिलीजन्स अलग अलग है, सबका अलग अलग आस्था है, उससे क्या होगा अभी डिबेटेबल है। तो अभी इसमें अभी आगे हम लोग देखेंगे कि अभी क्या क्या पहल हुआ है, इस पे आगे क्या क्या अभी प्रोसीजर हुआ है, वो सब सारी चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस जो यूसीसी का है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो यूसीसी का कौन सा प्रोविज़न आता है, आर्टिकल 44, ठीक है। और जिन लोगों ने अगर उसके पॉलिटी में अगर मार्क्स नहीं आ रहा है तो आर्टिकल लिखना आप भूले नहीं, आर्टिकल लिखते रहें, जिससे क्या होगा आपका मेंस में क्वालिटी जो आंसर का होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसमें आप लोग इससे कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग यूसीसी के बारे में, हाँ, तो इसके बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 44 के बारे में डीपीएसपी में दिया गया है कि आपको यूसीसी लेकर आना है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल्स 14 राइट टू इक्वलिटीज, और आर्टिकल 15 कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सेक्स, ठीक है, ये टॉक अबाउट करता है। उसके बाद में राइट टू रिलीजन जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल्स रिलीजन्स है, रिलीजन आर्टिकल वो भी टॉक अबाउट करता है कि यूसीसी हो। और जुडिशियल्स जो भी जुडिशियल से जैसे केस का जो भी डेवलप हुआ है उस पर डेवलप होता है। जैसे हम लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोनाउंस है लाइक साहबानो केस है, साहबानो केस है, ठीक है, 1985 हो गया है ना, साहबानो केस हो गया। दूसरा हो गया सारला मुदगल केस, ठीक है, ये कब हुआ था, 1995, मतलब 10 साल के बाद ये सारा मुदगल केस में इसमें एम्फसाइज किया था जनरल इक्वलिटीज, लीगल यूनिफॉर्मिटी, मतलब जनरल जस्टिस के बारे में बताया गया था, और यूनिफॉर्म केस के बारे यूनिफॉर्म ईसीसी के बारे में एडवोकेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। दो केस को याद रखना है, साहबानो केस 1985 और सारला मुदगल केस जो हो गया 95 में, उस दोनों को जजमेंट को आपको याद रखना है, इसमें क्लियर है। और ये आपको पता हो गया, ये हमने अभी तक क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कर लिया। आगे जो नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट, सोशल इसका एस्पेक्ट क्या होगा, यूसीसी का सोशल एस्पेक्ट क्या है। तो सोशल एस्पेक्ट क्या है, जनरल इक्वालिटीज। जनरल इक्वालिटी क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं अंडर द पर्सनल लॉ में जो डिस्क्रिमिनेशंस है, जैसे मुस्लिम का अलग है, हिंदू का अलग, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, ये सब में अलग है। जो डिस्क्रिमिनेशंस को या इनहेरिट में या डाइवर्स के केसे में सबका अलग अलग है। तो जनरल जस्टिस जो है वो क्या होगा, फिर से यूनिफॉर्मिलिटी आ जाएगा सारे रिलीजन्स के बीच, सारे सिटीजन के बीच, ठीक है। तो जनरल जस्टिस यूनिफॉर्मली आ जाएगा, है ना। उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन क्या हो गया कि मतलब कि ये क्या हो गया, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि आपके रिलीजन्स में ये प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है, तो उससे क्या होगा, ये प्रमोट द नेशनल यूनिटी को प्रमोट करेगा कि सब, जैसे वन नेशंस वन इलेक्शंस क्या है, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है। लैंग्वेज अगर एक होता है, अगर आपके सबके लिए एक लॉ होगा, सोशल सिविल राइट एक्ट जो होगा, तो वो क्या होगा, वो भी आपको क्या होगा, जो यूसीसी जब आ जाएगा तो इससे क्या होगा, नेशनल यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, भाईचारा हो जाएगा, सोशल इंटीग्रेशन होगा, जो बेस्ड ऑन द कास्ट रिलीजन्स के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है अपोजिशन फ्रॉम द रिलीजियस ग्रुप। जैसे रिलीजियस ग्रुप से बहुत सारा कम्युनिटी है जो इसको यूसीसी को ये लोग अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरा जो पर्सनल है जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, और उस पर क्या हो रहा है, वो मतलब कि वो यहाँ कहीं ना कहीं रेसिस्ट कर रहा है, उसके वजह से, ठीक है, अपोजिशन हो रहा है बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप से कि वो सोशल कस्टम्स को अपने पे क्या है, वो कहीं ना कहीं उनको डाइल्यूट करने का कोशिश करा जा रहा है। हाँ, उसके बाद में क्या है, अब इस चीज़ को करने के लिए नीड फॉर प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स। तो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म क्या होता है, इसमें कानून से अच्छा है कि आप क्या करें, सोसाइटल एक्सेप्टेंस लाए, क्रूशियल होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, सोसाइटल एस्पेक्ट मतलब कि ज़्यादा कवर करे, जिससे क्या होगा, एक यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो, ग्रेजुअली एक्सेप्ट हो, ठीक है, एक टाइम सबको नहीं करे, ये फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा जो है लीगल एस्पेक्ट, तो इसमें क्या लीगल एस्पेक्ट क्या हो गया, जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ बहुत सारे लॉ, अब सारे लॉ का अलग अलग है। अब जज के सामने भी केस जाएगा तो वो जो आर्टिकल जो मतलब कि उनके होगा, तो उसके लॉ के अकॉर्डिंगली इनको सारे को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे करेंटली बहुत सारा इंडिया में लॉ फॉलो करे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हिंदू हिंदू हिंदू, हाँ ठीक है, मैरिज एक्ट है। क्या हमने डेट क्या बताया था आपने, 1955, ठीक है, 1955। उसके बाद शरीयत एक्ट जो है, शरीयत हिंदू मुस्लिम पर्सनल एक्ट है जो 1937 को से गवर्न करता है। क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो कब है, 1872। ये सब सारा चीज़ क्या है, ये सब अलग है। तो ये सबको क्या कर रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म लेकर आए। जैसे आपको यह जो बहुत सारा इंडस्ट्रियल एक्ट था, ठीक है, सबको मर्ज करके फोर फोर क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म लेकर आए। इसी तरह से इतने सारे एक्ट जो है अलग अलग रिलीजन्स का जो एक्ट है उसको एक जगह मर्ज करके एक मतलब कि यूनिफॉर्मिलिटी लेकर आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा जो केस है, गोवा जो है, गोवा जो है करेंटली गोवा में गवर्न हो रहा है। तो गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी जो इम्प्लीकेशंस है, तो वो ऑल रेसिडेंट जो भी वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे वो गोवा लॉ को ये लोग फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पुर्तगीज़ लॉ है उसको फॉलो करते हैं। जैसे पुर्तगीज़ सिविल कोड है, इसमें पुर्तगीज़ सिविल है ना, सिविल कोड है, उसको फॉलो करते हैं। 1867 जो एक्ट है उसको वहाँ पे गोवा में फॉलो करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल रोल। अब जो लीगल एस्पेक्ट में लेजिस्लेटिव और जुडिशियल रोल क्या क्या है, जैसे गोवा है, गोवा में तो इम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा जैसे अभी है पार्लियामेंट, इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री जब भी इसको फ्रेम करें, जब ये ड्राफ्ट को फ्रेम करें, जैसे ये यूसीसी का बिल लेकर आए, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक ना होलिस्टिक होना चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी आना चाहिए सबको, सारे स्टेक होल्डर को व्यू के बाद उनको इंक्लूड करने के बाद लेकर आए। और इसमें क्या होगा, ऐसा ना लेकर आए कि फिर एक जुडिशियल से भी जो जुडिशियल एस्पेक्ट है उसको भी कवर, क्यों ऐसे ना बाद में फंडामेंटल राइट या कोई चीज़ को वायलेट करता होगा तो जुडिशियल क्या होगा उसको हटा सकते हैं। इसीलिए तो हार्मोनी जो बैलेंस होना, इंडिविजुअल राइट हार्मोनी का वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिट क्या है, यूसीसी का बेनिफिट क्या है, ये क्या होगा, इक्वलिटी एंड जस्टिस हमने ऊपर देखा था। सिंप्लीफाई द लॉ, जो भी लॉ है सिंप्लीफिकेशन, जैसे 4-5 लॉ है जो है। प्रमोट द सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, दे हैव सेम पर्सनल लीगल्स एंड ये सब जो है ना, मेकिंग जस्टिस मोर इफेक्टिव, ठीक है। और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैसे का सिंगल लॉ होगा ऑल सिटीजन के लिए, तो अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। तो ये सब बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। जो एम्बिग्यूटी होती है इधर उधर जो है ना, अनइक्वलिटी है, तो ये सब सारा को टैकल कर पाएगा अगर हम यूसीसी लेकर आते हैं तो। उसके बाद में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या है, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटीमेंट होता है ना, सबसे पहले रिलीजियस सेंटीमेंट, तो उसको बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप क्या करेंगे, इसको इसका अपोज करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको सेंटिमेंट को डिफरेंट कम्युनिटी फेयर द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लॉ, ये फेयर है तो उनसे उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम इसको लेकर आ सकते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या, जैसे इलेक्ट्रल इश्यूज में वो लोग पॉलिटिकल, जैसे हम अगर इस बार जीत गए तो यूसीसी लेकर आएंगे, तो ये पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, तो ये सब क्या हो गया, पॉलिटिकल पोलराइजेशंस भी होते हैं ना, चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद में रीजनल्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। देखिए ये क्या है, इंडिया क्या है, एक ना इनका एक पहचान है कि इतना डाइवर्सिटी में एक यूनिटीज़ है, ठीक है, इतना सारे डाइवर्सिटी ग्रुप के लोग रहते हैं तब भी यूनिटी है, ठीक है। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी को कहीं कहीं हैम्पर कर सकता है। तो जब कोई एक्ट आता है तो सब बेनिफिट नहीं होता है, बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं, डिमेरिट भी होते हैं, मगर डिमेरिट कम होता है, इसीलिए मेरिट को हम लोग ज़्यादा लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कल्चर डाइवर्सिटीज़ को, इसको भी चैलेंजेस हो सकते हैं ना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपके पास
प्रैक्टिकल लीगल चैलेंजेस, प्रैक्टिकली लीगल चैलेंज जो एक फ्रेम लाना पड़ेगा आपको, यूनिफॉर्म जो ऐसा फ्रेम लेकर आना पड़ेगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, लीगल फ्रेम होगा, बैलेंसिंग द इंडिविजुअल ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लाइफ। जो आपको क्या होगा, एक ना एक चैलेंजेस ये है कि एक आपको यूनिफॉर्मिटी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको क्या करता है, मॉडर्न्स ट्रेडिशनल्स सबको एक कोलैबोरेशंस हो, सबका एक कंसर्न को सॉल्व कर पाए, ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर होगा। दूसरा क्या है, जैसे ये यूसीसी है तो हमने अभी तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना, सोशल पढ़ा, बेनिफिट पढ़ा, चैलेंजेस पढ़ा, है ना, और ये सब तो ये सब जो इतना सारे हमने अभी तक देखा कि इसमें ये है वो है, ठीक है। तो उसके बाद में अब इसके अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या, रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जो बेनिफिट हुआ है, तो उसके बाद में देखिए बेनिफिट ऑफ द यूसीसी, यूसीसी के बेनिफिट, अच्छा सॉरी, हमने बेनिफिट तो कर लिया है, अभी हमें करना है कि रिसेंट डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट में जैसे लॉ कमीशंस है, कंसल्टेशंस जो कमीशन थे, लॉ कमीशंस, तो उन्होंने क्या बोला, है ना, लॉ कमीशंस का जो रिपोर्ट है तो उसमें क्या प्रोविजंस है आप, हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक इन्विटेशंस आया, बहुत सारा इन्विटेट किया और ओपिनियन मांगा, ओपिनियन की यूसीसी पे क्या हो जाए, रिफ्लेक्शंस ऑफ न्यू गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो 22 जो लॉ कमीशन थे उन्होंने क्या किया, पब्लिक का ओपिनियन मांग के और उस पर बोला कि कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। दूसरा बोलो क्या है, स्टेट लेवल इनिशिएटिव, जैसे स्टेट लेवल इनिशिएटिव जैसे हो गया तो हमें पता है कि गोवा में ऑलरेडी हो रहा है। तो दूसरा जो उत्तराखंड है, ठीक है, जो उत्तराखंड स्टेट है तो वहाँ पे ना ये बिल आया है, ठीक है, बिल आया है जिसमें ये और अदर स्टेट भी ट्राई कर रहा है, तो इसमें स्टेट लेवल में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है, इसमें बहुत सारा जुडिशियली लीगल रिफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसमें आपको ला सकते हैं ना। तो जैसे बहुत सारे कमेटी हम इसके बाद में करेंगे, जैसे शाहबानो केस हमने 85 का डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद में लॉ कमीशंस है, लॉ कमीशन, दो लॉ कमीशन, एक लॉ कमीशन जो थे आपके पास, लॉ कमीशन 2018 में जो बोला था, उन्होंने बोला कि अभी नो नीड, नो यूसीसी नीडेड, ठीक है, नाउ, और जो बोला कि अमेंड द एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो एक्ट है उसको अमेंडमेंट करें। बट जो 22 में जो लॉ कमीशन आया तो इन्होंने इनपुट, पब्लिक का ओपिनियन, रिलीजियस इनपुट इन्होंने लिया, तो बस 2018 वाला जो उन्होंने बोला कि उसने क्या बोला था कि इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, यूसीसी का नहीं है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ कवर किया। दूसरा एस्पेक्ट है, इसमें क्वेश्चंस बिहार के बारे में नहीं पूछा था, बट ये बीपीएससी है तो हमें क्या पता बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछा क्या। तो ये बिहार के बारे में क्या है, बिहार क्या है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, मिक्स रिलीजन्स है, डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सेंसिटिव इशू हो सकता है ना, क्या क्या इशू, बहुत सेंसिटिव, डिफरेंट रिलीजन्स ग्रुप के लोग रहते हैं वहाँ पे। सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म जो ऑलरेडी है वहाँ पे चले हैं, जैसे कास्ट बेस्ड सर्वेस हो गया, है ना, तो ये सब सर्वे जो लीगल एस्पेक्ट है, लिकर हो गया, ये सब क्या हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे रिफॉर्म है। पॉलिटिकल स्टैंड, द बिहार गवर्नमेंट लेड बाय द डिफरेंट अलाइन ग्रुप ओवर द ईयर्स हैड मिक्स, जब से डिफरेंट ग्रुप जब आया उसमें ना मिक्स उनका रिजल्ट आया, किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला नो, ठीक है। नीड फॉर अवेयरनेस, एजुकेटेड पीपल्स एंड द यूज बेनिफिट क्रूशियल इन द बिहार, ठीक है। जो रूरल अर्बन एरिया में है तो उनको तो एजुकेटेड पीपल, बट रूरल एरिया में क्या हो गया, उन्होंने बोला रेसिस्ट करेंगे, मेनी कम्युनिटी रेसिस्ट है कंजर्वेटिव, क्योंकि उन्होंने, उनको पता है कि ये मेरा कस्टम जो है, जो कल्चर है वहाँ कहीं ना कहीं इस पर अटैक है, इसके वजह से उनको अपोज करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वे फॉरवर्ड, ये सारे डिस्कस करने के बाद अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ग्रेजुअल एंड कंसल्टेटिव अप्रोच, कोई भी काम होना ग्रेजुअल, एक साथ नहीं होना चाहिए। अब कंसल्टेटिव हो, उसमें क्या होगा, हम लोग रिलीजियस लीडर, स्कॉलर, सिविल सोसाइटी को, ये सब को हमको इंक्लूड करके तब हम लेकर चले, और यहाँ तक कि आप क्या करेंगे, जैसे जैसे यूसीसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट लेवल पे लेकर आए,
मतलब यूनियन लेवल पे इससे अच्छा क्या है, आप स्टेट लेवल जैसे गोवा है, उत्तराखंड है, बिहार में ऐसे होना चाहिए, इस तरह से अडॉप्ट करें बिफोर नेशन वाइज वो करने के, ठीक है। ऑप्शनल रखें, ऑप्शनल यूसीसी फॉर स्टार्ट विथ इनिशियली अलाउ द इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। ये पहले जैसे वो चल रहा है, ऑप्शनल रखे कि इंडिविजुअल अब चॉइस है कि आप यूसीसी का थ्रू अपना करना चाहते हैं क्या है, तो इनिशियल लेवल में इसको चॉइस रख सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन क्या है, गवर्नमेंट शुड कंडक्ट द अवेयरनेस ड्राइव टू एडुकेट द पीपल्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ द यूसीसी, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाया जाए कि बेनिफिट क्या हो सकता है। तो अभी तक हमने ये बेनिफिट देखा कि बेनिफिट क्या है, कि ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए, है ना। और इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट, जैसे सारे 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 मतलब रिलीजियस सारे स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट होना चाहिए, है ना। उसके बाद में स्टेट लेवल होना चाहिए, फिर जनरल जस्टिस पे बात होती है ना, जैसे जनरल जस्टिस एज ए प्रायोरिटी होना चाहिए, जनरल जस्टिस, जनरल इक्वलिटी, पीपल फोकस ऑन द लाइक इक्वल इनहेरिट, ठीक है, मेल फीमेल का मैरिज राइट पे होना चाहिए, और डाइवोर्स पे भी इक्वल राइट होना चाहिए। तो डायरेक्टली इफेक्ट बाय क्या हो गया, इसमें प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें नुकसान वीमेन का होता है, तो ये सब पे जनरल जस्टिस पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो उसके बाद में लास्ट में जो हमारा आता है कंक्लूजन पार्ट में, कंक्लूजन पार्ट क्या है, UCC is a constitutional ideal aim to ensure the equalities and legal uniformities. इसका क्या aim है, equality और legal uniform. However, the diverse country like India's implementation requires sensitively concessions and gradual reforms. देखिए हमने जो अभी डिस्कस किया उसी को हमने क्या समराइज किया 2 लाइन में। Bihar, with the rich history of the social justice movement, can play a leading roles in the initiative discussion around the UCC. Phase and consultative approach. Phase होना चाहिए and consultative, ensuring the social harmony while upholding the fundamental right in the most practical and way forwards. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब आपको DPSP में दिया हुआ है तो इसको जब फ्रेम करें तो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशंस नहीं हो, उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये लेक्चर आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इसमें हम अगर इसमें लगता है कि हम और अच्छे से कर सकते हैं तो अपना अपना सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, अनलॉक BPSC, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको PDF को मिल सकते हैं। ये जो PDF है ये हमने शॉर्ट रखा है, जो आपको PDF मिलेगा वहाँ पे डिटेल्स होगा और न्यू पॉइंट और भी एडेड होगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।